हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज की क्लास में हम समझेंगे दो कंसेप्ट। फर्स्ट होगा मिस्टेक और सेकंड अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बेटा मिस्टेक की। मिस्टेक को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज मिस्टेक ऑफ लॉ, सेकंड इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आता है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम डिवाइड करते हैं फर्दर दो कैटेगरी, एक होती है बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। तो सिंपल समझो बेटा, होता क्या है। मिस्टेक को डिफाइन किया है बेटा, मिस्टेक में बी डिफाइंड एज इनोसेंट और एरनियस बिलीफ which leads the party to misunderstand the other। एक ऐसी गलत धारणा जिस वजह से क्या होता है, पार्टी मिसअंडरस्टैंड कर जाती है एक दूसरे को। ठीक है, तो बेटा जैसे कि हमने पढ़ा कि मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक ऑफ लॉ की। मिस्टेक ऑफ लॉ में सबसे पहला होता है बेटा मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ में क्या होता है बेटा, सिंपली लॉ बोलता है कि इंडियन लॉ में आपने कोई मिस्टेक की है तो ये आपका एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा कि आपको एक्ट नहीं पता था। सिंपल लॉ ये मान के चलता है कि इंडियन लॉ आपको पता है और अगर उसमें आप मिस्टेक करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। दूसरी तरफ बात करें मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, लॉ ये मान के चलता है कि जो फॉरेन लॉ की मिस्टेक है वो एक्सक्यूजेबल है, यानी लॉ मानता है कि फॉरेन लॉ में पर्सन मिस्टेक कर सकता है क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होगी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, तो उसमें भी हमने दो कैटेगरी को डिवाइड किया था। एक थी हमारी बायलैटरल मिस्टेक और एक थी यूनिलैटरल मिस्टेक। तो बायलैटरल मिस्टेक ये होती है कि जिसमें दोनों पार्टी जो है मिस्टेक करती हैं, और यूनिलैटरल मिस्टेक वो होती है जिसमें एक पार्टी मिस्टेक करती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कंसेप्ट मिस्टेक का। तो बेटा अब बात करते हैं उन एग्रीमेंट्स की जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। 11 तरह की हम कैटेगरी की बात करेंगे इसमें। फर्स्ट वन इज मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, सेक्शन 11। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। इन केस किसी बच्चे की लास्ट क्लास मिस है तो वो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 20, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। बायलैटरल मिस्टेक में जो अग्रीमेंट बनते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। ये डिफाइन करता है बेटा सेक्शन 23 की वो अग्रीमेंट्स जिनकी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अनलॉफुल होते हैं, वो भी अग्रीमेंट्स वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। सेक्शन 24 डिफाइन करता है अग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट्स, यानी उनकी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है पार्ट्स में। नेक्स्ट इज 25 जो बताता है एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, वो भी वॉइड होते हैं। ये भी सेक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज को रोकने के लिए जो अग्रीमेंट किए जाते हैं, सेक्शन 26। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी के ट्रेड आप रोक रहे हैं तो सेक्शन 27, वो भी वॉइड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स आप रोक रहे हैं तो वो भी अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, सेक्शन 28 डिफाइन करता है। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, वो अग्रीमेंट जिनका मीनिंग है अनसर्टेन, वो भी अग्रीमेंट क्या होते हैं बेटा, वो भी वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29। वेजरिंग एग्रीमेंट, सेक्शन 30, ये भी के होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, सेक्शन 56, ये भी होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। अब बारी बारी से करते हैं बेटा इन्हें डिटेल में। तो सेक्शन जो फर्स्ट है वो है मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेक्शन 20 भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बात करते हैं बेटा सेक्शन 23 की। वो बताता है कि जो फॉलोइंग केसेस है जहां पर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अनलॉफुल है, तो उन सभी केसेस में अग्रीमेंट क्या हो जाता है बेटा, वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जहां पर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट को लॉ के द्वारा फॉरबिडन किया गया। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है बेटा, कि स्टैट्यूट ने क्या किया है, उस एक्ट को प्रोहिबिट किया है और वो एक्ट लॉ में क्या है, पनिशेबल है। ठीक है, ये होता है फॉरबिडन बाय लॉ। इन केस दो पार्टी अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाती है जहां पर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो वो क्या हो जाता है बेटा, वॉइड अग्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो प्रोविजन है लॉ का, जिस पर्पस के लिए लॉ बना था, उस पर्पस को डिफीट करना चाहती है पार्टीज एक एग्रीमेंट करके, तो वो अग्रीमेंट भी वॉइड अग्रीमेंट हो जाता है।
नेक्स्ट, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, यानी जब एग्रीमेंट जो बनाए जा रहे हैं वो फ्रॉड करने के लिए बनाए जा रहे हैं, उनका ऑब्जेक्ट ही फ्रॉड करना है, तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। व्हेन कंसिडरेशन डिफीट एनी रूल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, जो कंसिडरेशन है वो डिफीट कर रही है किसी भी लॉ को जो इंडिया में है, तो वो भी क्या हो जाता है, वॉइड एग्रीमेंट। व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, यानी कंसिडरेशन में क्या इन्वॉल्व किया गया है, सामने वाले पर्सन की प्रॉपर्टी को या पर्सन को हानि पहुंचे या चोट पहुंचे, तो ये एग्रीमेंट भी क्या हो जाते हैं बेटा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल लें, एन अग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट इज वॉइड। एक एग्रीमेंट बनता है कि बुक प्रिंट करने के लिए कॉपीराइट एक्ट के वायलेशन में, तो बेटा ये कौन सा एग्रीमेंट है, ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, जहां पर कंसिडरेशन इमोरल होती है तो बेटा वो भी एग्रीमेंट्स क्या हो जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है बेटा, सपोज दो पर्सन है पी एंड डी। पी जो है एक मेल है, डी एक मैरिड वुमेन है, और पी एडवांस देता है डी को जो कि एक मैरिड वुमेन है कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले, और जैसे ही डी डाइवोर्स ले लेगी अपने हस्बैंड से तो पी जो है उससे शादी कर लेगा। अब पी ने जो एडवांस दिया है डी को, ये कंसिडरेशन है, बट जो एक्ट जिस एक्ट के लिए दिया गया है वो इमोरल है, तो ये कंसिडरेशन क्या है, इमोरल है इस केस में। इन केस डी पी से शादी नहीं करती तो पी जो ये एडवांस है वो डी से रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो कंसिडरेशन दी थी वो क्या थी, इमोरल थी। नेक्स्ट इज व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जहां पर कंसिडरेशन दी जा रही है वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज दी जा रही है, तो बेटा वो भी क्या होते हैं, वो अग्रीमेंट्स भी वॉइड अग्रीमेंट्स हो जाते हैं। जैसे बेटा एग्रीमेंट हो रहे हैं, एनिमी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं या स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करने के लिए अग्री हो जाती है इन वांट ऑफ सम कंसिडरेशन। अगर उसे मनी मिल जाती है तो वो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स उसने चला रखी है वो उन्हें वापस ले लेगी, तो ये होता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। चैम्पर्टी होता है, मेंटेनेंस होता है। चैम्पर्टी क्या होता है, चैम्पर्टी में क्या होता है, एक पार्टी जो होती है दूसरी पार्टी की हेल्प करती है उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स में, और इस उम्मीद के साथ करती है कि जब लीगल प्रोसीडिंग्स खत्म होगी तो जो कुछ ना कुछ वहां से रिसीव होगा बेनिफिट, उसमें वो अपना शेयर भी रखेगा। ये जितने भी अग्रीमेंट होते हैं बेटा ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं, और ये क्या होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा अब बात करते हैं सेक्शन 24 की, वो क्या बोलता है, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, यानी कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है इन पार्ट में। कुछ कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, और कुछ क्या है, लॉफुल भी है। ठीक है, तो समझिए एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए जो है एक एम्प्लॉय है और बी जो है, बी क्या है, बी एक मैन्युफैक्चरर है। तो बी जो मैन्युफैक्चरर है उसकी दो यूनिट है, एक यूनिट में वो करता है इलीगल काम और एक यूनिट में वो करता है लीगल वर्क, लीगल काम। ठीक है बेटा। तो ए को वो रखता है कि ठीक है आज से तुम मेरे एम्प्लॉय हो गए हो, और ये मेरी जो दोनों यूनिट है इसके क्या बनोगे, तुम सुपरिंटेंडेंट हो, दोनों यूनिट्स को तुम देखा करोगे। बदले में मैं तुम्हें सैलरी दूंगा 20,000 रुपीज पर मंथ। तो इस केस में बेटा ये जो 20,000 रुपीज दिए जा रहे हैं बेटा, ये कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जो कंसिडरेशन दी जा रही है कुछ लॉफुल एक्ट के लिए दी जा रही है, कुछ अनलॉफुल एक्ट के लिए दी जा रही है। ठीक है, तो ये बात करता है सेक्शन 24 की, जहां पर अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है पार्ट में तो वो अग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, वो अग्रीमेंट्स हो जाएंगे वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा सेक्शन 26 की। सर 25 कहां गया बेटा, याद करो पिछली क्लास में अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 25 हम वहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 26 की, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी किसी की शादी को रोकने के लिए जो अग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं, बट इसकी एक एक्सेप्शन है बेटा, अगर जिन पर्सन की शादी हो रही है वो माइनर है, माइनर, तो वो अग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। ठीक है बेटा। लेकिन अगर कोई मेजर पर्सन है और वो शादी करना चाहता है, उसे रोकने के लिए अगर कोई अग्रीमेंट बनता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 27 जो डिफाइन करता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी किसी को ट्रेड करने के लिए रोकना, वो अग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, वॉइड अग्रीमेंट हो जाते हैं। बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है बेटा, ध्यान दे, जहां पर एक पर्सन अपनी गुडविल सेल करता है बिजनेस की, तो उस केस में वो कुछ कंडीशन लगा सकता है, रिफ्रेन कर सकता है बायर को कि वो
ऐसा सिमिलर बिजनेस ना करे विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, या कुछ सालों के लिए, या उसके सक्सेसर को, तो कुछ ऐसी कंडीशन वो लगा सकता है, और वो जो अग्रीमेंट बनेंगे बेटा वो क्या होंगे, वो वैलिड होंगे। ठीक है, समझ आया। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ए और बी दो पर्सन है, बी एक फिजिशियन और सर्जन है, और ए को अपना एक असिस्टेंट वो अपॉइंट कर लेता है। ठीक है, 3 सालों के लिए अपॉइंट करता है, और ए अग्री करता है कि वो इन 3 सालों में कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं करेगा एज ए सर्जन एंड फिजिशियन। ठीक है बेटा, तो ए और बी के बीच में ये जो अग्रीमेंट हुआ ये वैलिड अग्रीमेंट होगा, वॉइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं सेक्शन 28 की, जो बताता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए रोकना, वो अग्रीमेंट्स क्या होते हैं बेटा, वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। तो बेटा सेक्शन 28 की भी एक एक्सेप्शन है, बात करते हैं एक्सेप्शन की। क्या बोलती है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन बताती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं पार्टीज के बीच में, जिस पर वो अग्री कर रहे हैं कि कोई भी अगर उन दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो कहां जाएंगे, शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। वो आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे कोर्ट में, और जितनी अमाउंट डिसाइड हुई है कॉन्ट्रैक्ट में उतनी अमाउंट ही अवॉर्ड की जाएगी इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी जब आर्बिट्रेशन होगा तो उस केस में जितनी भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट लिखी हुई है वो ही रिवॉर्ड की जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। तो बेटा ये एग्रीमेंट भी क्या है, ये वैलिड एग्रीमेंट मान लिया जाता है, ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं होता एज पर सेक्शन 28। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 29 जो बताता है अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। वो अग्रीमेंट जहां पर मीनिंग ही बेटा सर्टेन नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाते हैं, लेकिन इन केस जहां पर मीनिंग सर्टेन होता है वैलिड एग्रीमेंट होते हैं। जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल की जो हम लिया करते हैं इस केस में, जब भी हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी एग्जाम्पल लिया है, ए अग्री करता है बी को कि वो 100 टन्स ऑफ ऑयल उसे सेल करेगा, तो इस केस में ये अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। क्यों? क्योंकि यहां पे सर्टेनिटी नहीं है। ए जो अग्री कर रहा है वो 100 टन्स ऑफ ऑयल की कर रहा है, लेकिन इन केस अगर ए अग्री करता है 100 टन ऑफ कोकोनट ऑयल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एक वैलिड अग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑयल को भी डिफाइन कर दिया गया है और कितनी क्वांटिटी रहेगी वो भी डिफाइन कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा सेक्शन 30 वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट भी क्या होते हैं बेटा, हमारे वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट होता क्या है, सिंपल समझिए। वेजरिंग अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होते हैं जहां पे पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व की जाती है अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। यानी जो इवेंट है वो क्या है, अनसर्टेन इवेंट है, और उस इवेंट के डिटर्मिनेशन होने पर ही पेमेंट की जाएगी मनी की। इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखिए ए अग्री करता है बी के साथ कि वो उसे 50,000 रुपीज देगा अगर रेन होती है। तो देखिए दो चीजें, रेन क्या है, इवेंट है, अनसर्टेन है, होगी या नहीं होगी ये ए को भी नहीं पता बी को भी नहीं पता। पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व हो रही है, 50,000 रुपीज की पेमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेजरिंग अग्रीमेंट हो जाएगा। इन केस रेन हो जाती है तो बी जो है वो रिकवर नहीं कर सकता ये 50,000 रुपीज ए से, क्योंकि क्या था ये वेजरिंग अग्रीमेंट। ठीक है, एसेंशियल ऑफ ए वेजर आगे बताते हैं बेटा कि एक वेजरिंग अग्रीमेंट होने के लिए या वेजर होने के लिए कौन कौन सी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि प्रॉमिस होनी चाहिए टू पे मनी और मनीज वर्थ, यानी मनी या मनीज वर्थ को पे करने की प्रॉमिस होनी चाहिए। प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। प्रॉमिस जो है वो कंडीशनल होनी चाहिए, किसके ऊपर, इवेंट के होने या ना होने पर। देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। इवेंट जो है बेटा वो अनसर्टेन होना चाहिए। दो पार्टीज होनी चाहिए, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। दो पार्टी होनी चाहिए और दोनों में से कोई एक पार्टी जीतनी चाहिए या हारनी चाहिए। देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइमिंग ऑफ मेकिंग सच एग्रीमेंट। कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, क्या कौन सी इंटेंशन होनी चाहिए, बेट लगाने वाली। पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक। पार्टी का जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इवेंट में एक्सेप्ट फॉर स्टेक, केवल और केवल किसके लिए, स्टेक के लिए होना चाहिए। इंटरेस्ट अदर देन स्टेक नहीं होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल ले, जैसे बेटा लॉटरी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, या क्रॉसवर्ड पजल्स या कंपटीशन होते हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन होती है, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन होती है। तो ये एग्जांपल किसके हैं, वेजरिंग अग्रीमेंट्स के एग्जांपल है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था हमारा चैप्टर। एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा सेक्शन 11 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से पर्सन इनकम्पिटेंट हो जाएंगे।
तो सेक्शन 11 बताता है जो माइनर है वो इनकम्पिटेंट होंगे, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो इनकम्पिटेंट हो जाएंगे, और अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन जो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं वो क्या हो जाएंगे, इनकम्पिटेंट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर हमने माइनर के 15 केसेस को डिस्कस किया था, उसके साथ ही हमने अनसाउंड माइंड के जो पर्सन है उसकी डिस्कस की थी चीजें, साथ ही फिर हमने किया था फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट क्या होता है, हमने समझा कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक बात पर अग्री करते हैं एक ही सेंस में तो वो कंसेंट होती है, और कंसेंट सेक्शन 14 ने बताया था फ्री कब नहीं होती, जब उसमें क्या हो, कोर्शन हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिस्टेक हो, तो वो फ्री कंसेंट नहीं होती। फिर हमने समझा कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो क्या होते हैं, एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो हमने उसमें देखा सेक्शन 11, सेक्शन 20, सेक्शन 23, सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये सारे सेक्शन के, लेकिन एक सेक्शन हमारा सेक्शन कौन सा था, 56। तो 56 में क्या था बेटा, वो अग्रीमेंट्स थे जो क्या बताते थे, टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, यानी वो एक्ट्स जो इम्पॉसिबल है उसके लिए भी अगर कोई अग्रीमेंट किया जा रहा है वो भी क्या हो जाता था, वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है बेटा, तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब करिए आप रिवाइज। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।